गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं विद द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। जो हमारा कंडक्टर होता है, क्योंकि वो बेसिकली चार्ज को या इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकता है, लेकिन फिर भी उसकी एक पर्टिकुलर कैपेबिलिटी होती है ऑफ रिसीविंग चार्ज, और ये जो इसकी कैपेबिलिटी होती है इसको हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम किसी भी कंडक्टर को अगर चार्ज दिया जाता है तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे हमने किसी कंडक्टर को इनिशियली चार्ज दिया तो वो इजीली इसको एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन आप और चार्ज अगर ऐड करते जाते हो तो जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस का इंक्रीमेंट होगा, इसलिए वो और चार्ज को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा जो है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो अगर हमने सपोज़ जो है कि किसी भी कंडक्टर को अगर हम क्यू चार्ज दे रहे हैं और उसके पोटेंशियल में अगर भी इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि चार्ज इज़ प्रोपोर्शनल टू इंक्रीमेंट इनटू पोटेंशियल, सो Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V। और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे, तो Q इक्वल टू CV आ जाता है। यहाँ पर C जो है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसको हम जानते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। नॉर्मली इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स आ रही है Q, C एंड V, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो कैपेसिटेंस होती है वो चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है सिर्फ इसके शेप और साइज़ पे डिपेंड करता है। तो अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अगर निकाल रहे हैं तो बेसिकली जो कैपेसिटेंस होती है वो किसी भी कंडक्टर की, वो उसके इट इज़ द रेशियो ऑफ गिवन चार्ज टू द इंक्रीमेंट इन द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं चार्ज के बीच में और पोटेंशियल के बीच में, तो जो उसका स्लोप होगा वो हमें कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर देगा। सो वी हैव प्लॉटेड द ग्राफ बिटवीन चार्ज एंड पोटेंशियल, और ये जो इसका स्लोप होता है वो हमें C की वैल्यू देता है। हम जानते हैं कि जो स्लोप होता है वो tan थीटा होता है, एंड दिस इज़ इक्वल टू y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, क्योंकि हमने y के अंदर q लिया है और x के अंदर हमने v लिया है, तो दिस गिव्स यू q अपॉन v। सो इस तरीके से अगर हम लोग उसकी SI यूनिट्स निकालते हैं कैपेसिटेंस की, तो हम जानते हैं कि जो चार्ज होता है उसको हम कूलम में एक्सप्रेस करते हैं और जो पोटेंशियल होता है उसको हम वोल्ट्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट दैट विल बी इक्वल टू 1 फैराड के बराबर होता है। तो इसी 1 फैराड की डेफिनेशन भी हम यहाँ निकाल सकते हैं कि अगर किसी भी कंडक्टर को 1 कूलम का चार्ज दिया जाता है और अगर उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है 1 वोल्ट इंक्रीज़ हो जाता है, तो उस कंडीशन में उस कंडक्टर की जो कैपेसिटी है या उसकी कैपेसिटेंस है वो 1 फैराड के बराबर होगी। लेकिन नॉर्मली जो हमारा 1 फैराड है वो उसकी हाई यूनिट है, तो हमें कई बार स्मॉल यूनिट्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके लिए हम यहाँ पर 2 यूनिट्स देख रहे हैं, एक 1 माइक्रो फैराड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 फैराड, एंड दूसरी यूनिट जो स्मॉल यूनिट है वो पीको फैराड है, 1 पीको फैराड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 फैराड्स। तो इसकी डायमेंशन यूनिट्स क्या होती हैं और जो हमारा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। अभी हमने जस्ट देखा था कि जो हमारा 1 फैराड है वो 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट है। कूलम जो हमारा वोल्ट है उसको हमने इस फॉर्मूले से, क्योंकि जो हमारा वोल्ट होता है दैट इज़ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उसके हिसाब से जूल पर कूलम आएगा। हमने वोल्ट की जगह जूल पर कूलम रखा, दिस विल इक्वल टू कूलम स्क्वायर अपॉन जूल। और सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, कूलम की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि करंट इक्वल टू Q अपॉन T, और Q अपॉन T के हिसाब से हमारा जो कूलम है दैट विल इक्वल टू एम्पियर इनटू सेकेंड, और हमने इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया। और सिमिलरली जो हमारा न्यूटन है वो फोर्स की यूनिट होती है, एंड फोर्स जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास को हम केजी में एक्सप्रेस करते हैं, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर हम इन सब यूनिट्स को कंबाइन करते हैं तो फाइनली हमारे पास में यूनिट आ जाती है एम्पियर स्क्वायर S⁴ अपॉन केजी इंटू मीटर स्क्वायर। और सिमिलरली जो है डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा कैपेसिटेंस का निकल जाएगा, m⁻⁻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 ⁻
टू।
लेकिन कई बार हम सीजीएस यूनिट का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आपको ये रिलेशन समझना होगा कि 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम के बराबर होता है एंड 1 वोल्ट इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट के बराबर होता है। तो हम वापस क्या करेंगे कि वापस सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि 1 फैराड इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट एंड 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम एंड 1/300 स्टेट वोल्ट। तो इसको सॉल्व करने से जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है कि 1 फैराड इक्वल टू 9 × 10⁻11 स्टेट फैराड। अब हमारे पास में ये समझना ज़रूरी है कि किसी भी कंडक्टर की जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होती है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। फर्स्ट जो फैक्टर है जिसके ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड करती है वो एरिया ऑफ कंडक्टर है। जितना ज़्यादा अगर हम चार्ज को कांस्टेंट रखते हैं और एरिया को अगर इंक्रीज़ करते जाते हैं तो उसका पोटेंशियल जो है वो उतना ही डिक्रीज़ होता जाएगा। और क्योंकि हमने जस्ट अभी भी फॉर्मूला देखा था कि जो Q है वो इक्वल टू होता है C/V, यानी कि अगर आपने चार्ज को कांस्टेंट रखा है और पोटेंशियल को अगर आप कम कर दोगे तो डेफिनेटली हमारी कैपेसिटेंस जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। इसी तरीके से जो दूसरा, और हम ये सब चीज़ें जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जो दूसरा फैक्टर है दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर इन द विसिनिटी ऑफ द कंडक्टर। अगर हम कंडक्टर के पास में कोई दूसरा जो है एक चार्ज कंडक्टर है उसके पास में जो है अनचार्ज कंडक्टर लेके आते हैं तो जो चार्ज कंडक्टर होता है उसको पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है और अगर पोटेंशियल डिक्रीज़ हो जाएगा तो डेफिनेटली कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाती है। इसी तरीके से जो नॉर्मली कंडक्टर्स होते हैं वो अपने आसपास जो उनका मीडियम होता है वो एयर होता है, लेकिन हम एयर के बजाय किसी कंडक्टर को दूसरे किसी मीडियम में रख देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है εr है। तो उस कंडीशन में जो उसकी कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, दैट इज़ बिकम इक्वल टू εrc। अभी हमें यहाँ पर डिस्कस करना है कि हमारे पास में जो है एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, यानी कि जो हमारा कंडक्टर है वो स्फेरिकल शेप का है एंड आइसोलेटेड मतलब उसको हमने ये किसी भी और किसी कंडक्टर के कॉन्टैक्ट में नहीं है। तो हमने यहाँ पर एक आइसोलेटेड स्फीयर लिया है जिसकी रेडियस जो है r है और उसको हम Q चार्ज जो है वो दे रहे हैं। और जैसे जैसे आप इसको चार्ज देते जाओगे तो सारा चार्ज जो है वो सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाएगा। जैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और हम ये जानते हैं कि हम ये अज्यूम करेंगे कि जो पोटेंशियल है वो हर पॉइंट पे सेम रहता है और जो हमारा स्फेरिकल कंडक्टर है वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि सारा जो चार्ज है उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है एट द स्फेरिकल सरफेस दिस विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये हमारा पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला होता है। दिस इज़ V इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। जो Q जो है वो चार्ज है, R जो है उस स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस है और एप्सिलॉन नॉट जो है वो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर। और अगर हम सेम स्फेरिकल कंडक्टर की अगर हम कैपेसिटेंस अगर कैलकुलेट करते हैं तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q/V और हम V की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर हम V की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू 4πε0 r। यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस होती है वो बेसिकली क्या करती है, उसकी रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है। सो द कैपेसिटेंस ऑफ एनी स्फेरिकल कंडक्टर डिपेंड अपॉन रेडियस। अगर हम किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस को बढ़ाएंगे तो उसकी कैपेसिटेंस भी बढ़ जाती है। अगेन हमने यहाँ पर जो है एक ग्राफ प्लॉट किया है किसके बीच में, कैपेसिटेंस और रेडियस के बीच में। तो हमारे पास में जो ग्राफ है वो एक लीनियर रिलेशनशिप दे रहा है। इससे भी हमें ये क्लियर हो जाता है कि जैसे जैसे हम रेडियस को बढ़ाते चले जाएंगे जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर सपोज़ हमने जो कंडक्टिंग स्फीयर है उसको किसी दूसरे मीडियम में प्लेस कर दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है εr है, तब उस कंडीशन में जो कंडक्टिंग स्फीयर है उसकी कैपेसिटेंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है।
तो उस कंडीशन में जो हम कैपेसिटेंस है उसको CM से डिनोट करेंगे। M स्टैंड्स फॉर द मीडियम, यानी कि एयर के अंदर उसकी कैपेसिटेंस नहीं लेनी है, हमें उस पर्टिकुलर मीडियम के अंदर उसकी कैपेसिटेंस को लेनी है। तो अभी हमारे पास जो फॉर्मूला आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R जो आया था, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो है वो एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और एप्सिलॉन R जो है वो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो उसकी वजह से हम इस रिलेशनशिप को मॉडिफाई करके लिख सकते हैं CM इक्वल टू C एप्सिलॉन R, क्योंकि बिकॉज वी नो डैट C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और इससे हमने इस फॉर्मूला डिराइव किया है, इससे जो है हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया है कि एप्सिलॉन R इज इक्वल टू CM अपॉन C, और जो एप्सिलॉन R है वो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो हमारे पास डेफिनेशन आती है, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन द मीडियम टू द कैपेसिटेंस इन द वैक्यूम और एयर। अभी हमें नेक्स्ट जो चीज़ हमें समझनी है कि कैपेसिटर्स क्या होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा कंडक्टर होता है उसके पोटेंशियल को हम बहुत ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा चार्ज को बढ़ाते भी चले जाएंगे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बढ़ता चला जाता है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेज ऐसे आती है कि जब वो एयर के अंदर लीक होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा कंडक्टर है वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या चार्ज को स्टोर नहीं कर सकता है। तो अगर हमें उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है अगर किसी कंडक्टर की, तो हमें कोई एक पर्टिकुलर डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसकी जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है, और इस अरेंजमेंट को जो है हम कहते हैं कैपेसिटर। सो बेसिकली कैपेसिटर में एक पेयर ऑफ कंडक्टर्स होता है और उन दोनों कंडक्टर्स को अपोजिट चार्ज प्रोवाइड किया जाता है। मतलब कि एक प्लेट के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एंड लेकिन जो चार्ज की वैल्यू है वो सफिशिएंट वैल्यू होनी चाहिए। और जो हमारी प्लेट्स होती हैं वो किसी भी शेप या साइज़ की हो सकती है, लेकिन उनको जो है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ही प्लेस किया जाता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है कि जो फर्स्ट प्लेट होती है इसको हम एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे लगा देते हैं और जो सेकंड प्लेट होती है इसको हम ग्राउंड कर देते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टिंग मटेरियल बाय डिक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल एंड कीपिंग इज द चार्ज कांस्टेंट। क्योंकि हम जानते हैं कि जो कैपेसिटेंस होती है वो बेसिकली क्या होता है, कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो Q/V होता है, यानी कि हम चार्ज को कांस्टेंट रखेंगे और पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल को अगर हम कम करते चले जाएंगे तो जो कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमें एक पॉजिटिवली चार्ज जो है कंडक्टिंग प्लेट लेनी है। हमने एक प्लेट A रखी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड किया गया है, तो उसकी जो कैपेसिटी है, जो उसकी कैपेसिटेंस है वो Q/V हो जाएगी। थोड़ी देर बाद में जो है हम इसके पास में एक अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट लेकर आएंगे। इस प्लेट को हमने B नाम दिया है। इस B प्लेट के ऊपर दो तरह का चार्ज डेवलप हो जाएगा बिकॉज ऑफ द इंडक्शन इफेक्ट। अंदर वाली सरफेस पे आप देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है और बाहर वाली जो सरफेस होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। लेकिन इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस प्लेट A का जो पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा, लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस प्लेट के पोटेंशियल को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो ये प्लेट B है इसको हम ग्राउंड कर देते हैं, और ये सारा जितना भी ये पॉजिटिव चार्ज है वो क्योंकि अर्थ में चला जाता है, बिकॉज अर्थ को ये माना जाता है कि दैट इज़ द ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये सारे पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो अभी हमारे पास जो प्लेट B है उसके ऊपर सिर्फ एक ही चार्ज रहता है, दैट इज़ द नेगेटिव चार्ज, और उस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो प्लेट A है उसका जो पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा, और जब उसका पोटेंशियल कम हो जाएगा तो डेफिनेटली जो है उसकी कैपेसिटेंस जो है, हमने जैसे डिस्कस किया था कि हम लोग जो है उसको ग्राउंड कर देते हैं। तो ये जो सिंबल है वो ग्राउंड किस तरीके से किया जाता है, जैसे सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो अर्थ में पास ऑन हो गया और जो हमारी प्लेट है उसके ऊपर सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह गया है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस प्लेट A के पोटेंशियल को क्या करेगा, कम कर देगा। तो जो हमारा इस वजह से जो हमारा फाइनल जो है प्लेट A है उसकी जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाती है। तो अभी हमें यहाँ पे ये भी समझना है कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर
किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी डिपेंड करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो एरिया ऑफ प्लेट पे, यानी कि अगर आपको प्लेट का एरिया बढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं कि उसकी कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं। और आपको ये समझना है कि जो कैपेसिटेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ द प्लेट। लेकिन जो दूसरा फैक्टर है वो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है। लेकिन हम यहाँ पर अगर हम इस रिलेशनशिप को देखते हैं तो जो कैपेसिटेंस होती है वो डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि आप डिस्टेंस जितना कम रखोगे उतनी कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके साथ साथ जो लास्ट फैक्टर है वो होता है दैट इज़ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। नॉर्मली हमारी प्लेट्स के बीच में जो है एयर ऐसे मीडियम रखा जाता है, लेकिन अगर हम उन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल अगर हम उसके अंदर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करते हैं लाइक माइका एंड ऑयल, तो उसकी वजह से जो है, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर के है, तो जो हमारा मीडियम है उसकी वजह से जो टोटल जो कैपेसिटेंस है वो हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी एंड दिस विल गिव्स यू इंक्रीजेस k टाइम्स टू द अर्लियर वन। तो हमारे ये जो 3 फैक्टर है जिसके ऊपर किसी भी कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करती है। और हम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है वो किस तरीके से वर्क करता है और उसका क्या प्रिंसिपल है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।